वो आपने 10 दिन किया, 10 मतलब 5 सेशन किया उसका बाद आपने छोड़ा नहीं, अभी मैं पुश पुल करने वाला हूँ। सो एवरी टाइम कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलता ही है ना बस, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो इम्पोर्टेंट। न तो मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। तो आइडियली आपको हर एक बॉडी का जो फंक्शन है उसको चैलेंज करना चाहिए और थोड़े थोड़े अलग मूवमेंट्स के साथ करना चाहिए। अब जैसे कि मुझे एंटीरियर पुलिंग करना है, जरूर एंटीरियर पुलिंग मुझे आना चाहिए, लेकिन एंटीरियर पुलिंग के लिए बेंट ओवर रो क्यों? केबल रो करो, बारबेल रो करो, टीआरएक्स रो करो, क्योंकि टीआरएक्स रो का चैलेंज अलग है, डंबल रो का चैलेंज अलग है। सो व्हाई नॉट चैलेंज? नहीं, मैं बेंट ओवर रो ही करूंगा, कर। मैं केटलबेल ही करूंगा, कर। द आइडियल इज जो मूवमेंट है वो ज्यादा चेंज नहीं होते, वो मूवमेंट का वॉल्यूम, उसका पीरियडाइजेशन चेंज होता है। सो टीआरएक्स रो भी उतना ही अच्छा है जितना कि बारबेल रो है, दोनों करो, लेकिन रो करो। हर एक वर्कआउट में एक रोइंग मूवमेंट रखो। ये नहीं कि मैंने आज रोइंग किया फिर अगले संडे को मैं रोइंग करूंगा, नहीं। तो 3 वर्कआउट है, 3 वर्कआउट में 3 अलग अलग रोइंग करो। मैं किधर बोल रहा है बाइसेप कर्ल करो 15 अलग अलग, मैं कंपाउंड मूवमेंट ही बोल रहा हूं, लेकिन वो कंपाउंड मूवमेंट अलग अलग मोडालिटीज के साथ करो। और तुम एक लकीर के फकीर अगर बनोगे तो तुमको कुछ नहीं आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, केटलबेल दिसंबर नवंबर में पूरा बंद करने वाला हूँ। हालांकि ये मेरा स्पोर्ट है, लेकिन अभी बहुत हो गया मेरा केटलबेल। अभी मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ाने का, तो पूरा नवंबर का महीना मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करूँगा। बारबेल, डंबल एंड कार्डियो। कार्डियो में भी केटलबेल नहीं, मैं रनिंग करूंगा, मैं रोइंग स्टार्ट करने वाला नवंबर में, बिकॉज वो अलग मॉडलिटी से मुझे चैलेंज करना है। और दिसंबर में आई विल कम बैक एंड आई विल स्टार्ट लिफ्टिंग केटलबेल्स। उसका डेफिनेटली, तो मेरे डेडलिफ्ट का डेफिनेटली मेरे को फायदा केटलबेल में होने वाला है, मेरे स्क्वाट का होने वाला है, मेरे बेंच प्रेस का होने वाला है, मेरे रोइंग का होने वाला है। ये नहीं कि अभी केटलबेल के साथ ही करो, मैं केटलबेल के साथ बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मैं सिर्फ केटलबेल लिफ्टिंग करता हूँ। मैं कभी भी केटलबेल स्क्वाट खुद नहीं करता, हालांकि मैं सिखाता हूँ, मैं हमेशा बारबेल स्क्वाट ही करता हूँ, क्योंकि मुझे केटलबेल स्क्वाट करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो, अगर मेरा बारबेल स्क्वाट करने का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मुझे स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, और स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए बारबेल इज द बेस्ट इंप्लीमेंट फॉर द स्क्वाट। इसका मतलब बाकी का स्क्वाट करो नहीं, ऐसा नहीं करो, लेकिन मुझे प्योरली अभी मेरे को 1 महीना प्योरली स्ट्रेंथ करना है, तो मैं बारबेल स्क्वाट ही करूंगा, वहां मैं केटलबेल स्क्वाट नहीं करूंगा। लेकिन अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो कुछ हद तक मुझे केटलबेल होल्ड्स करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक हो। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्कआउट कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, सभी वर्कआउट का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। इसलिए ये ऑनलाइन बोलते ना, मैंने ऑनलाइन किया, मेरे को रिजल्ट मिलेगा, ही मिलने वाला है, और सबसे अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा जो कुछ नहीं करता है। अभी सर्किट ट्रेनिंग लोग बोलते हैं, हम लोग एवरीडे सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, हमारा 6 किलो वजन कम हो गया, होने वाला है। अभी तो कुछ करता ही नहीं था पहले, उसके बाद इमीडिएटली तो सर्किट ट्रेनिंग कर करके कितना करेगा। इसलिए जिम में जो ट्रिम बैग चलता है ना, स्पेशली कुछ जिम में ट्रिम बैग चलता है, ट्रिम एवरीडे सर्किट ट्रेनिंग, मतलब वो कभी हेवी स्क्वाट्स करेंगे ही नहीं, वो कभी डेडलिफ्ट करेंगे नहीं, तो उनका क्या होता है, 12-15 किलो वजन कम होता है, उसके बाद कुछ होता ही नहीं, ना स्ट्रेंथ बढ़ता है ना कुछ बढ़ता है, क्योंकि आपने किया ही नहीं ट्रेनिंग। सर्किट वही करते रहते हो। लेकिन पहले रिजल्ट तो आएगा, तो लोग बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग जैसा रिजल्ट वेट ट्रेनिंग में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। तू वेट ट्रेनिंग कर उससे भी आएगा, तू रनिंग कर उससे भी आएगा। तू सिर्फ सर्किट, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है और एकदम तू 2 महीने सर्किट ट्रेनिंग कर रहा है, आने ही वाला है रिजल्ट तुमको। उसका मतलब ये नहीं कि सर्किट ट्रेनिंग दुनिया का सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर तू वही स्क्वाट हेवी करता, डेडलिफ्ट हेवी करता, कार्डियो हेवी करता, वही आता रिजल्ट तेरे को। अंडरस्टैंड दिस, दोनों एक्सट्रीम गलत है। रनिंग करने वाले, मैं तो सिर्फ रनिंग करूंगा, कर, वाट लगता है उन लोगों का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाला का भी वाट लगता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, क्या होता है, ना मोबिलिटी बढ़ता है, ना तुम कोई कंपटीशन खेलते हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो, लेकिन उसको एज अ फंक्शनल करो। अब जैसे मैं पूरा नवंबर में केटलबेल छोड़ के सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अभी मेरा, क्योंकि ये स्किल की वजह से नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं केटलबेल को हाथ भी नहीं लगाने वाला नवंबर में। ओनली बारबेल, डंबल, रोइंग और रनिंग, वो भी रनिंग में मैंने बहुत दिनों में नहीं किया, बिकॉज केटलबेल का इतना हैवी है ना वो, कि रनिंग भी नहीं, स्किपिंग भी नहीं किया मैंने। मैं स्किपिंग कितना अच्छा करता था, वीडियो भी। अरे मैं मई के महीने में 12-12:30 बजे 8-9 मिनट करता था, 1,500 किया है मेरा स्किपिंग केटलबेल के बाद। तो
तो वो सब चला गया मेरा, अभी वो मैं सब करने वाला हूँ। नवंबर इज ओनली स्किपिंग, रनिंग एंड वेट ट्रेनिंग। तो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिजल्ट मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। कुछ भी करो, ऐसे करो सिर्फ 1000 बार एवरी डे, रिजल्ट मिलेगा। कितने दिन मिलता है वो? इसलिए बेसिक मूवमेंट्स है ना, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, रनिंग, ये कभी जिंदगी में कुछ भी हो, ये मूवमेंट्स कभी छोड़ना नहीं। केटलबेल करो ना करो, जिसको स्पोर्ट नहीं करना है उसको केटलबेल लिफ्टिंग की जरूरत है नहीं है। केटलबेल करने की फ्रैंकली किसी, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करो तो केटलबेल की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बारबेल ट्रेनिंग की जरूरत है आपको। अब अगर कोई केटलबेल स्पोर्ट नहीं करना चाहता तो मैं बोलूंगा मत कर केटलबेल, ठीक है, बट स्क्वाट कर, डेडलिफ्ट कर, रनिंग कर। ये आउटडोर स्पोर्ट्स खेल, स्पोर्ट्स तो खेलो यार, कोई भी कंपाउंड मूवमेंट तो कर लो, छोड़, खेलो। फुटबॉल जाके खेलो हफ्ते में 2 बार, क्या प्रॉब्लम है यार? खेलने जैसा कुछ नहीं है, ये तो सब है ही। उसमें सर कहता थोड़ा इंटरेस्ट फैक्टर भी रहता है और कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग सब, एवरीथिंग एक्सप्लोसिवनेस होता है। फुटबॉल खेलो, फिर देखो कैसे एक्सप्लोसिव आता है तुम में। पेन खाने की क्षमता, तेरे को लात मारेंगे फटाफट 3-4 पेन खाने की क्षमता बढ़ेगी तेरी, टीम वर्क बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। स्पोर्ट इज एवरीथिंग। छोटे गली लेवल पे खेलो, लेकिन खेलो, क्रिकेट खेलो जाके। ट्रैकिंग कितना इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ट्रैकिंग करते ही नहीं लोग, ये सब करनी चाहिए। साइकिलिंग, आउटडोर साइकिलिंग, लो साइकिल जाओ लोनावाला, एक दिन जाके आओ, ये सब चीजें करनी चाहिए हमको। तो जिसने काफी टाइम से नहीं किया वो एट अ स्टेज इतना लंबा जाना। मैं बोल रहा हूँ लोनावाला मतलब रेगुलरली जाके, अभी तो पहले यहाँ से बानेर जाके आओ पहले, पर लेकिन मेरे को लग रहा है अभी संडे का दिन है, मेरे को सुबह 3 घंटे साइकिलिंग करने का, जाके आओ। नथिंग लाइक इट, कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलर एंड्योरेंस। हाँ, तो करना चाहिए ये चीज, हम लोग करते हैं। हम लोग क्या है, बेंच प्रेस, स्क्वाट, केटलबेल, ट्रेडमिल, इसी पे अटके हुए हैं। ये करो, इसके साथ ये भी। चलो ठीक है, यस। डंबल ट्रेनिंग, ओके। अब डंबल के साथ काफ़ी एक्सरसाइज हम लोग करते भी हैं, हेवी भी करते हैं, लेकिन मैंने जो डंबल की एक्सरसाइज दिए वो थोड़े से अलग दिए और वो आम आदमी के लिए दिए। और कुछ एक्सरसाइज इसमें काफ़ी अच्छे हैं जो हमको करने चाहिए एज अ फॉर फिटनेस भी। जैसे कि अभी डंबल के साथ एक गॉबलेट स्क्वाट होता है, अब वो करना अभी, हाँ, अगर आप कोई पावर लिफ्टर हो, कोई ओलंपिक लिफ्टर हो, तो मैं उसको वो मूवमेंट नहीं दूंगा, मैं उसको बाबल के साथ फ्रंट स्क्वाट दूंगा, क्योंकि उसका वो स्पेसिफिक मूवमेंट होगा। लेकिन बहुत बार फ्रंट स्क्वाट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो हम लोग नहीं करते, बिकॉज बहुत बार अनकंफर्टेबल होता है फ्रंट स्क्वाट लोगों के लिए बारबेल के साथ, क्योंकि मोबिलिटी इशू होता है, बार बैठता नहीं है, वो बायोमैकेनिकली लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट मूवमेंट लगता है, हालांकि वो नहीं है। लेकिन डंबल के साथ जब आप गॉबलेट स्क्वाट करते हो तो काफ़ी हद तक आप अच्छी तरह से सिखा भी सकते हो मेंबर को, और वो सीखेगा भी, और उसका एंटीरियर लोडिंग भी होगा जिसको बोलते हैं सामने लोड ले। डंबल पकड़ना भी आसान है, और बहुत बार क्या होता है जब आप बारबेल स्क्वाट पीछे की तरफ करते हो तो बहुत बार मोबिलिटी इश्यू की वजह से लोगों को बैठना नहीं आता है, हालांकि स्क्वाट ये इजी मूवमेंट है। तो अगर किसी को बैठने बैक स्क्वाट में आए या ना आए, उसको गॉबलेट फ्रंट स्क्वाट आपको देना है। अब उससे कितना हैवी वेट जाएगा, तो 8 या 10 RM तक आप वेट उठा सकते हो डंबल के साथ, और उसके साथ क्या होता है, एक अच्छा एंटीरियर लोड भी होता है। तो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज होगा डंबल गॉबलेट स्क्वाट। अभी 2 तरह से हमने किया था, तो तू दिखाएगा 2 तरह से कौन सा, पृथ्वीराज दिखा। सो डंबल गॉबलेट स्क्वाट, हाई रेपिटेशन भी आप कर सकते हो। अगेन 4 RM और 3 RM के, मैं 2 RM की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, कोई लाइट वेट होगा। अभी हेवी पकड़ क्या है, लाइट का मतलब इतना लाइट नहीं है, 25 या 25। ये इधर सर आपसे बेहतर है। हाँ, ये एलबीएस है LBS थोड़ा आगे आ जा भाई, मैं किधर बैठा हूँ, उधर घुमा, मैं नहीं आया तो चलेगा। अभी ये पोजीशन में भी आप पकड़ सकते हो, और दूसरा पोजीशन बता पृथ्वी, ये पोजीशन में भी आप पकड़ सकते हो। तो मेंबर की कंफर्ट वैसे होनी चाहिए।
कई डंबल्स ऐसे आते हैं जिनका ना वो एग्जैक्टली और बड़े डंबल में ना बड़ा पकड़ने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये भी कर पहले का दिखा तो ये कॉर्पोरेट पोजीशन इससे ये आ सकता है। हाँ ठीक है, इससे अच्छा तो ये एंटीरियर लोड आ गया शरीर के सामने। अभी इसके मसल्स कौन से चैलेंज होने वाले हैं? ऑब्वियसली ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, कोर, स्टेबलाइज शोल्डर्स के भी मसल्स थोड़े से, बिकॉज थोड़ा एंटीरियर लोडिंग होता है इसमें, एंटीरियर पे भी आएगा कर। वेरी नाइस। अब इसका रेंज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बढ़िया, पूरा एकदम नीचे तक जाता है ओलंपिक जैसा। ट्रिमेंडस। बस और नीचे जाना छोड़ो, नीचे जाना छोड़ो, रख दे नीचे। उसका स्पाइन का कर्वेचर भी ना आखिर तक कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, उसको बट विंक नहीं होता है बिल्कुल। बट विंक मतलब ज्यादातर हम लोगों की हिप है ना नीचे की तरफ जाती है, राइट। उसका वो नहीं होता है। दूसरा आप करो। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए बस, हाँ। अभी ठीक है। अब अगर स्क्वाट का पोजीशन सेम रहेगा, ये एक अच्छा एक्सरसाइज है सिखाने के लिए भी लोगों के लिए, और थोड़ा सा बॉडी के लिए इजी है ये एक्सरसाइज। वेरी गुड, परफेक्ट। उधर घुमाइए उसको, या बहुत बढ़िया। अभी देखो आपने क्या किया, अभी रख दीजिए। थोड़ा सा ना आपका ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, यूज करो ना इसको, अच्छा इस पे रखूँ स्ट्रक्चर को यूज करो। अभी क्या हो रहा है, अगर आपने डिस्कनेक्ट किया हाथ को तो पूरा एंटीडेल्टॉइड पे लोड आने वाला है, बाइसेप पे लोड आने वाला है अननेसेसरी। तो छोटे मसल्स पे काहे को लोड डाल रहे हो आप? अभी हेवी डंबल लीजिए, उसको रख दीजिए पूरा, या फिर अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है तो ऐसे रख दीजिए, कर दीजिए। थोड़ा हेवी लीजिए। ये कितना था? 25 था। 30 लीजिए, 35 ले लो ऊपर से। 35 ले लो आप, स्ट्रॉन्ग हो गए। घर में भी आप उसको दे सकते हो, किसी के घर में डंबल से। तो हालांकि ऑब्वियसली आप इतना हैवी नहीं दे सकते इसमें, बट फाइन। हाँ बस टच कर दीजिए इधर, बस परफेक्ट। अरे ये क्या कर रहा है उधर? अभी ठीक है ना? हाँ हाँ बस, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। नाइस, सुपर। एक और, बस सर आप आ जाइए, कर लीजिए। तो बहुत बार बारबेल फ्रंट स्क्वाट जिसको प्रॉब्लम हो सकता है आप उसको ही दे सकते हो। वो क्या रॉड सर यहाँ चुभता है जरा सा। बार हाँ। रॉड नहीं चुपता नहीं है, वो आपको रखना पड़ता है क्लैविकल पे। लोग क्या, और उसको इस पे लैट्स का मोबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, वो कम होता है। चलिए सुपर, वेरी नाइस। इनका भी रेंज देखो कितना अच्छा, और फोकस कीजिए। नाइस, इनका भी सेम है, बस रख दीजिए, इसके जैसा ही है। उनका स्पाइन अगर आपने देखा तो लास्ट तक उनका स्पाइन एकदम रैम रॉड रहता है, मतलब देयर इज नो चेंज इन द कर्वेचर एट ऑल। सो ओलंपिक लिफ्टिंग के लिए इनका बहुत अच्छा होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेरा थोड़ा सा बट वीक हो जाता है। मैं भी फुल रेंज करता हूँ, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज है। मैं करूँगा फिर क्या स्पेशल है क्या कर? कौन सी डंबल से? वो 35 से ही करना भाई। 100 ले ले, 85 ले ले। हाँ, उठा ले। 50 इधर है, इधर ले। 90 इधर है। बैठने के बाद उसको खड़ा टच हो कर, पाऊंगा क्या मैं? उसको टच कर। खड़ा हो पाऊंगा क्या? बेंच सर दिन नहीं रहूंगा। अच्छा सर कहीं भी नहीं वो दिखेंगे, कैच करेगा क्या करा? चलो चलो, कैच करेगा। बढ़िया, गुड रेंज। बस बटविंग से मतलब जैसा हल्का कर्व होता है नीचे। वो 75-80% लोगों को होता है। इट इज Quite क्वाइट normal। सिर्फ उसमें इशू ये है कि अगर लोड बहुत एक्सेसिव है तो ट्रंक फ्लेक्शन मतलब होता है, एक्चुअली ट्रंक फ्लेक्शन ना बेंड हो रहा है स्पाइन आपका। देखो आपका स्पाइन यहाँ बेंड हो या आपका स्पाइन नीचे बेंड हो, स्पाइन तो बेंड हो रहा है। तो एक्सेसिव 1 RM लोड में अगर आपका एक्सेसिव बटविंग हो गया तो इंजरी की चांसेस बढ़ गए। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। उसको सर करेक्ट कर सकते हैं। करने की कोशिश करोगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार बटविंग जो होता है वो आपके फीमर और आपका जो कैविटी है उसका आर्टिकुलेशन की वजह से होता है। दैट्स द प्रॉब्लम। आप कितना भी मसल को स्ट्रेच करो वगैरह कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो अगर आपका कैविटी और ये इसका अगर मिसमैच है, या मिसमैच छोड़ो, एक किसी का कैविटी डीप होता है किसी का, तो उसके कारण ही होता है। So,
वो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते आइडेंटिटी। तो आपको क्या करना है फिर उसके लिए, स्लाइटली ऊपर बैठना है, स्लाइटली, एकदम स्लाइटली, मतलब वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि पटविंग कहाँ आपका एक्सेसिव हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सेसिव पटविंग हो रहा है अंडर लॉट ऑफ लोड, स्लाइटली ऊपर बैठो, थोड़ा सा रेंज आप कॉम्प्रोमाइज करो टू बी सेफ। क्या पटविंग से इंजरी होगा? शायद नहीं होगा, लेकिन 1 RM वेट में होने के चांसेस ज़्यादा। तो 1 RM मारो मत, अगर आप पावर लिफ्टर नहीं तो मत मारो 1 RM। 4 to 5 RM 6 RM तक कुछ होता नहीं। और अगर 1 RM ट्रेनिंग कर रहे हो और अगर एक्सेसिव पटविंग है तो चांसेस ऑफ इंजरी डेफिनेटली बढ़ेंगे आपकी। होगा कि नहीं? डेफिनेटली भी काट सकते, बिकॉज बहुत लोगों का फॉर्म टेक्निक बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उनका टाइटनेस इतना बॉडी का अच्छा होता है कि वो खींच लेते हैं उसको। सो आप ये भी देखोगे कि पावर लिफ्टिंग में, डेडलिफ्ट में इतना लोड होता है कि उनका स्पाइन बेंड हो जाता है, होता ही है, बिकॉज कितना भी आप पावरफुल। एडी हॉल का भी होता है, एडी हॉल का भी आप थोड़ा सा उसका, एडी हॉल इज अ वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टिंग, डेडलिफ्ट, लेकिन वो क्यों लेके जाता है पता है? क्योंकि उसका जो टाइटनेस होता है ना, वो छोड़ता ही नहीं, ब्रीदिंग और टाइटनेस, वो मतलब लास्ट तक स्पाइन जरा सा बेंड भी हो जाए वो टाइट रहता है, वहाँ अगर लैक्स हो गया खत्म। इसलिए तो एक्सेसिव पटविंग अगर है तो 1 RM ट्रेनिंग कैन बी बिट रिस्की, तो जनरली थोड़ा सा नाप तोल के करो उसको। 4-5 RM तो कुछ होता नहीं बस, कोई भी ह्यूमन बॉडी 4 RM उठा सकता है स्क्वाट। चलो अभी ये हो गया पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज एक और जो इसमें काफ़ी हद तक ये एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, पता कौन सा? नहीं, लंजेस तो बाद में लेंगे, अभी इसका मैं स्केड्यूल नहीं दे रहा हूँ, अगेन आई एम टेकिंग रैंडमली। हाँ, कौन सा चैलेंजिंग एक्सरसाइज होता है इसमें? काफ़ी चैलेंजिंग जो डंबल में कौन सा एक्सरसाइज जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, टफ हो सकता है? लेग्स में क्या? पता? वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्वाट टू प्रेस मत बोल, उसको थ्रस्टर बोल। क्या बात है, कर थ्रस्टर नहीं दे, मैं बिगिनर मैं नहीं बोला, अभी ये मैं नहीं दे रहा हूँ उसे। मैं देख, जो मैंने रैंडम में आ रहा है ना वो मैं दे रहा हूँ, उसका शेड्यूलिंग बाद में हम लोग लिस्ट करके करेंगे, डोंट वरी अबाउट। मैं आपको बोलने वाला हूँ, कर इसका शेड्यूल तैयार, समझ में आ रहा है? अभी कैसे रेडीमेड नहीं देने वाला मैं, केटलबेल में मैंने दिया, चल रेडीमेड इसलिए मैं सब में नहीं देगा मैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका लॉजिक और आपको शेड्यूल बना, तो मैं आपको एग्जाम ऐसे देने वाला हूँ कि सिर्फ डंबल का शेड्यूल बना, मिक्स का शेड्यूल बना, ठीक है? तो वेरी गुड पृथ्वीराज, डंबल, स्क्वाट, थ्रस्टर। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, पहले करके दिखा। अब इसमें कितना नीचे बैठना चाहिए पृथ्वी? पैरेलल से नीचे बैठ, पैरेलल के ऊपर मत बैठ। अगर नीचे बैठ सकता है तो पूरा नीचे बैठ, अगर नहीं बैठ सकता तो एटलीस्ट पैरेलल, फीमर पैरेलल टू द फ्लोर बैठ। चल ओके, कर फिर से, ठीक है। अभी रख, उसी को बोल। क्या अच्छा कर सकता था बता, क्या अच्छा कर सकता था? हाँ, हाफ रेंज नहीं हाफ रेंज क्यों? अगर फुल रेंज बैठा तो फुल रेंज बैठो। अगर फुल रेंज बैठ सकते हो तो हाफ रेंज मत बैठो, फुल रेंज करो। अगर नहीं बैठ सकता वो अलग बात है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रेंज में हम लोग कर सकते हैं। रेंज कभी कम नहीं करने का, मैक्स रेंज बैठने का जितना बैठ सकता है विद गुड कर्वेचर। फुल रेंज इज द बेस्ट। बोलो, तेरा स्क्वाट खत्म होने के बाद ओवरहेड प्रेस हो रहा है, सही, साथ ही करना होगा। साथ ही करना है ना, तभी तो फोर्स मिलेगा जमीन से। तो जैसे उठ रहा है वैसे फेंक उसको ऊपर। पैरों का यूज ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं करना। पैरों का यूज सिंपल है ना। हाँ सर, वो साथ ही। मैं अभी नीचे स्क्वाट में, मैं खड़ा हो गया तब थ्रो करना है। और मैंने अगर उसको किया तो मैंने यूज कहाँ किया फोर्स? यहाँ का। ये नीचे से जाते नीचे से जाते समय पैर का फोर्स यूज करना नीचे से। हाँ, और इधर रख उसको, इधर रखियो पीछे, इधर कंधे पे रखियो। हाँ, हैमर में रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रख हैमर पे। हाँ चल, सपोर्ट लेना उसका स्ट्रक्चर पे। चल थ्रो, थोड़ा सा और फास्ट कर, थ्रो कर, वहीं से शुरुआत कर, थ्रो, बस रख। झटका जैसा लग रहा है। लगन लग रहा तो झटका क्या प्रॉब्लम है? झटका भी कैसे कुछ नहीं, झटका से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग बोलते हैं झटका नहीं लगना चाहिए, झटका मीन्स एक्सप्लोसिव है। लेग एक्सटेंशन में झटका मत दो, इसमें क्या प्रॉब्लम?
और जैसे वजन बढ़ेगा वैसा झटका भी कम होगा, वो वजन लाइट है उसके लिए। समझ में आ रहा है आपको? चलो, इसमें काफ़ी अच्छा ये डिफिकल्ट मोमेंट है, इसमें मोबिलिटी इशू भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये एडवांस को दो, एकदम पहले मत दो बिगिनर को, बट इट्स अ वेरी गुड। हालांकि जनरली ओलंपिक लिफ्टर्स ये बारबेल के साथ करते हैं। सो अगर आप ओलंपिक लिफ्टिंग के ड्रिल देखते हो, वो ट्रॉथिकी का देखो, वो करता रहेगा, तो वो बारबेल के साथ स्क्वाट थ्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर ओलंपिक लिफ्टिंग, वो करते रहते, मतलब उनके लिए होते हैं। हम लोग बारबेल के साथ नहीं करें बिकॉज ऑब्वियसली मोबिलिटी इश्यूज है और काफ़ी है, और बारबेल में ऑब्वियसली वो 1 RM वगैरह, 1 RM नहीं, थ्रस्ट से जनरली 4 to 5 RM करते हो। करो, आप करो, इतने वेट्स ये वेट होता है। करो आप, स्ट्रांग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कितना नीचे बैठ रहे हो आपके हिसाब से कर्वेचर नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा सा पैरल के नीचे बैठे तो भी चलेगा, मतलब मैं उतना उसको ये नहीं करूँगा। आगे आ जाइए थोड़ा सा, चलिए। हाथ नहीं आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। थोड़ा एक्सप्लोसिवली कीजिए, कीजिए, गुड। तो उसको हैमर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, घुमाने की जरूरत नहीं। बैक राउंड होता है तो आप बहुत अनफेवरेबल पोजीशन में चलेगा, या फिर इतना नीचे बैठने को मत बोल, स्लाइटली मोर देन पैरेलल बेड और केयर कर, तो तुमको ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, ये मैं भी मानता हूँ कि आपको फुल रेंज करना चाहिए, यू आर राइट, पर अगर फुल रेंज मान के चलो उसका बायोलॉजिकली वैसा कुछ प्रॉब्लम है, मैकेनिकल बायोमैकेनिकल, उसको रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी रिजॉल्व होता भी नहीं, कुछ लोगों का भी लॉकआउट नहीं होता है, पता है ना। हाँ, क्या करेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके अराउंड तेरे को खेलना पड़ेगा। तो तेरे को इसका मतलब ये नहीं कि शाय ऑफ लॉकआउट, या फिर किसी का हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है तो इसका ये मतलब ये नहीं कि उसको रेंज कम करो, रेंज कम मत करवाओ, जितना है उसमें खेलो। सर ये हाइपर होता है तो उससे तो बोलना चाहिए तो ज़्यादा इतना मत करो, एल्बो वगैरह। वो उसके हाथ में नहीं है करने का। टूट गया तो प्रॉब्लम नहीं टूटे, कैसे टूटेगा, वो बॉडी अडेप्ट हो जाता है, बॉडी अडेप्ट। हाइपर किसने बोला हाइपर एक्सटेंड हो गया तो इंजरी होता है? नहीं पता चल जाता है एक ज़्यादा वजन के साथ और ज़्यादा नहीं, बॉडी कॉम्पेंसेट करता है उसके लिए। अब बहुत से लोग, पावर लिफ्टर भी कुछ लोग ऐसे, उनका हाइपर एक्सटेंशन होता है ना, कहाँ इंजरी होता है वो। हाँ, बायोमैकेनिकली वो अनफेवरेबल जरूर है, बट बॉडी उसके खिलाफ अडेप्ट करेगी। इस लाइक एक किडनी है तो जिंदा रहता है ना आदमी, थोड़ा ऐसा है। लाइट वेट दे सकते, क्यों, काय को लाइट वेट दे रहे, थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाओ, बॉडी अडेप्ट करेगा। ये क्या रहा है तो केवल उसको हाइपर एक्सटेंशन, मतलब जिंदगी में उसको लाइट वेट काय को देने का, नॉर्मल दो, बॉडी अडेप्ट करता है उसको। किसी किसी का जो एल्बो ऐसा है पूरा एक्सटेंशन नहीं होता, उसका रीजन क्या होता है, ट्राइस है वो नॉट नेसेसरीली हड्डी का इशू हो सकता है, जॉइंट में कोई कैप्सूल का इशू हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। जेनेटिकली एवरी टाइम बाइसेप टाइट ऐसा नहीं, उसका ह्यूमरस एक छोटा होगा, क्या करेगा उसके लिए, ह्यूमरस और इसका आर्टिकुलेशन अगर गलत होगा तो क्या करेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते बाइसेप टाइट है, अरे नहीं है उसका बाइसेप टाइट, उसका बायोमैकेनिकल इशू है, उसका सॉकेट में ही अंदर ज़्यादा बैठ गया है, वो सॉकेट का मिसमैच हो सकता है, तो तुमको डायग्नोस करना पड़ेगा उसको और उसको लेके देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं उसके लिए रेंज कम करना है, वो कभी नहीं करते हम लोग, रेंज कम करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अभी बेटा हम लोग आपको ऐसा एक्सरसाइज देंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिवर्स लंज, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड लंज विथ डंबल। चल कर, मैं करूँ क्या करूँ, करके दिखा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड लंज। सो सूटकेस मैं करूँ फॉरवर्ड आगे और बैक, रिवर्स पीछे, टू बैकवर्ड लंज, सेम साइड सेम साइड ऑपोजिट साइड, वो दोनों करते हैं हम लोग, सेम एंड ऑपोजिट साइड। बीच में स्टॉप ना करो। नहीं डिपेंड होगा। रुक, अभी ये पोजीशन हो गया, अब कैसे करेगा फॉरवर्ड टू रिवर्स लंज, ऑपोजिट साइड आ जा, इमीडिएट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर रुक के भी कर सकते हैं। रुक के भी कर हाँ सकते यही बोल रहा था सर, बीच में रुकना है। नहीं बिगिनर में तो बीच में रुक, ये केटलबेल के साथ भी हमने किया था। हाँ हाँ किया था ये। इसमें काम कर, 2 डंबल थे, 2 के साथ बराबर। ऑपोजिट, दूसरा पैर अपोजिट क्या रहेगा, फिर दूसरा पैर चेंज होगा, फिर चेंज ऑल्टरनेट रहेगा। चलो अच्छा दूसरा पैर आराम से। बोल रहे
क्या कर रहा है? वो मेरे बैग को देख रहा है मेरे को, राउंड हो रहा है क्या उसका? ओके रख। जनरली इसको हाई रेपुटेशन रखो कंडीशनिंग के लिए, 10-10, 12-12 ऐसे रखो। इसमें क्या होता है, ग्लूटियल स्टेबिलिटी भी चैलेंज होता है। आगे पीछे कर रहे हो, वेट बेरिंग जो ले गए उसको, पेल्विस को स्टेबल करना पड़ता है। ग्रिपिंग भी हो सकता है इसमें चैलेंज। उसमें हेवी वेट में काफ़ी अच्छा वर्कआउट होता है इसमें। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डम्बल लंज का, स्पेशली डम्बल वॉकिंग लंज का, बिकॉज उसमें ग्रिपिंग भी चैलेंज होता है और एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट है कंडीशनिंग के लिए। अगर स्पोर्ट्समैन हो तो आप उसको अलग अलग वेरिएशन भी दे सकते हो जो हम लोग आगे लेने वाले हैं। उसको लैटरल वॉक भी हो सकता है, इसमें साइड वॉक भी हो सकता है। चलो स्टेप अप बाद में रोइंग Only full. हम लोग देंगे इसको लंज टू प्रेस बोलते हैं। Lunge to press. थोड़ा लाइट वेट ले। लंज टू प्रेस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होगा। अभी लंज टू प्रेस में देख प्रॉब्लम क्या है, उल्टा है वो। कैसे उल्टा? नीचे जाते समय प्रेस करना है तेरे, समझ में आया क्या? नीचे जाते समय ऊपर प्रेस करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका मूवमेंट में शिफ्ट होता है ऊपर, कोर के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। हाँ, फॉरवर्ड दोनों करने का। फॉरवर्ड। अभी एक काम कर, अभी मेंबर को तू कट करके सिखा सकता है, लेकिन अभी करते समय एक साथ कर। चल हाँ, एक साथ नहीं, तू पहले कर रहा है फिर बैठ रहा है जाते समय, इसलिए इसको सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। चल फिर स्टेप होता है, गो। हाँ परफेक्ट, गो। पैर जैसा आगे जाएगा वैसा डंबल ऊपर जाएगा। गुड, मच बेटर टाइम, गो। अभी रिवर्स कर, थोड़ा आगे जा। गुड, बस अभी एक है ना, फॉरवर्ड टू रिवर्स कर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स। चल पहले फॉरवर्ड रिवर्स दोनों। अभी आ जा, वैसे पीछे जा, प्रेस। गुड बॉय। अभी लेफ्ट ले, नाइस, गुड, बस रख। ये काफी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है और आपको अच्छा चैलेंज मिलेगा। चलो इसमें अगेन क्या हो रहा है, यूनिलैटरल स्टेबिलिटी मिल रहा है आपको। उस और देखो प्रॉब्लम कैसा है ना, कि जब आप इसेंट्रिक में जा रहे हो नीचे तब आपको प्रेस करना है। इट्स ऑपोजिट मूवमेंट ना। आइडियली क्या होता है, उल्टा होता है, आप कॉन्सेंट्रिक के साथ प्रेस करते हो। इसमें क्या हो रहा है, आपको ऑपोजिट एक्शन को आपको रिइंफोर्स करना है। तो आपका अपर बॉडी कॉन्सेंट्रिक में और लोअर बॉडी इसेंट्रिक में। सो वेरी गुड फॉर बैलेंस एंड प्रोप्राइजेशन। स्पेशली ये मैं ज्यादातर स्पोर्ट्समैन लोगों को दूंगा, बैडमिंटन प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, क्योंकि उनको ऑकवर्ड पोजिशन में फायर करना पड़ता है। लेकिन जीपीपी के लिए भी आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग आपका है, एक चैलेंज के लिए आप दे सकते हो। ट्रिमेंडस ग्लूटियल स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड एंड मूवमेंट बेस, मतलब स्टेबिलिटी करते समय देखो आपका बेस एक्चुअली कम हो रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए था, दोनों पैर एक साथ और आप ओवरहेड प्रेस करें, जो हम लोग आमतौर पे करते हैं। तो इसमें चैलेंज हमारा पुशिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें हमारा चैलेंज है अनस्टेबल पोजीशन में और बेस कम करके हमको पुश करना। यस, विच इज अ मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट, लेकिन आप कर सकते हो उसको। चलो तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, केएलएम में क्या बोलते हैं उसको, पर्पसफुली इनएफिशिएंट मूवमेंट। एक्चुअली देखा जाए जैसे प्रोन हाइरो होता है, ऐसे करके हम खींचते हैं, ऐसे कभी नहीं खींचते, बट टू फोकस ऑन दैट स्किल हम लोग उसको पर्पसफुली क्या कर रहे हैं, इनएफिशिएंट कर रहे हैं, डिफिकल्ट कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं उसको। चलो So मेरे को कैसा इसका मतलब हम बोजू बॉल पे स्क्वाट नहीं करेंगे, वो फंक्शनलिटी के लिए क्या करते हैं, वो बोजू बॉल पे स्क्वाट करते हैं, वो गलत है। लेकिन साइड स्टेप Space बोजू बॉल allow पे कर में सकते हो ले किसी प्लेयर के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं स्पेशल चीज नहीं ले ली मैंने, पर्सनल लोग क्या बोलते हैं, बोजू बॉल पे मेरे को स्क्वाट करनी है, क्या को कर रहे हैं, कार्ड तो नहीं फोम करना ग्राउंड पे कर, लेकिन कुछ बोजू बॉल personal पे चीज़ ले लैटरल ले। मूवमेंट जरूर कर। तो ये आपको समझना है। पर्सनल तो आमतौर पे क्या होता है, ये फंक्शन ट्रेनिंग के नाम पे ना जो चलता है ना आजकल, कुछ भी उस पे एक पैर करके डांस करने का, डांस मत कर। तू तेरे को मूवमेंट अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सेम स्पोर्ट्स के पैटर्न की मूवमेंट उधर कर, जिसके कारण तेरे को फायदा। सो दैट इज इट। सो बोजू बॉल इज इट अ गुड और अ बैड, डिपेंड्स कौन सा मूवमेंट करूँ उसके लिए। मैं बोजू बॉल पे स्क्वाट नहीं देगा, लेकिन मैं बोजू बॉल पे लैटरल जंप जरूर दूंगा। सो
सो अंडरस्टैंड दिस. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज. जैसे इसने बोला डंबल स्प्लिट जंप, ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिव मूवमेंट है, इसमें थोड़ा हेवी लो. अब ये बायोमैकेनिकली एफिशिएंट मूवमेंट है. 25 कि इसमें क्या हो रहा है, आप स्क्वाट पोजीशन से स्प्लिट हो रहे हो. करो. अब इसमें हेवी ले, 22 का ले ले, 20 का. 20 इसलिए क्योंकि इसमें हेवी जा सकता है. ये भी एक स्पोर्ट स्पेसिफिक मूवमेंट है. एक मिनट पीछे पीछे. हाँ अभी ये समझो. सेफ्टी में ध्यान रखो पूरा. गुड. थोड़ा और बैठो भाई नीचे. आ जा नीचे. अरे बोल नहीं बाद में वही कर थोड़ा सा. चल गुड. अब देख क्या है ना पृथ्वी, नीचे जाना चाहिए. थोड़ा नीचे जाए तो बेटर. वो डिपेंड करेगा. हाँ देख रुक एक तो करके दिखा. सोच रहा है जाओ कि ना जाओ. एक बार नी डिप किया ना स्प्रिट. फोर्स तेरा क्या देख, स्प्रिंग एक्शन कैसे होता है. एक बार नी डिप किया वो रुकने का नहीं है. तेरे को जितना रुकने का इधर रुक. एक बार नी डिप किया स्प्लिट. हाँ समझ में आ रहा है. और दोनों पैर से कर. अब दोनों पैर से करना इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए. गुड. अब रख. लेकिन अगर किसी स्पोर्ट्समैन को सिखा रहे हो तो अगर बैडमिंटन प्लेयर है तो उसको हमेशा राइट लेग आगे लो, क्योंकि उनका ये मोमेंट होता है. वो कभी ऐसे नहीं ले. देखिए अगर कोई राइट हैंडेड बैडमिंटन प्लेयर है, तो राइट हैंडेड बैडमिंटन प्लेयर का ये मोमेंट होता है. वो कभी भी ये नहीं करता. कोई भी इन एनी पोजीशन कभी भी आप किसी राइट हैंड बैडमिंटन प्लेयर को ऐसे उठाते नहीं देखो. लेफ्ट वाले को लेफ्ट. लेफ्ट वाले को लेफ्ट. तो अगर मैं बैडमिंटन प्लेयर को ट्रेन कर रहा हूँ तो सिर्फ राइट स्प्लिट ही कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं जीपीपी के लिए ट्रेन कर रहा हूँ तो दोनों बैलेंस कर. चलो कर पृथ्वी. आप नहीं, आप करो. अब इसमें आप हैवी 4 RM तक भी ले सकते हो राजा. हालांकि फिर डंबल क्लीन करना थोड़ा उनको सिखाना पड़ेगा. हम लोग आगे ले लेंगे. 4 नहीं मैं बोलूँगा 6 to 8 RM वेट कर सकते हो. इसमें कोई भी ऐसे उठा सकता है. अगर क्लीन ना भी आए तो उठा सकता है. तो थोड़ा बैठ के फिर जंप करना है. ऑब्वियसली फोर्स स्प्रिंग एक्शन है ना. वो राइट. स्प्रिंग एक्शन के साथ बॉडी को फेंक के स्प्लिट देन ओवरहेड वो एक साथ होगा. वो इतना इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट नहीं है मोमेंट. चलो ये इजी. गुड. हाँ अभी आपने क्या किया, लॉकआउट ही नहीं किया. एल्बो सीधा नहीं. सट से आना चाहिए ना हाथ ऊपर. सीधा. और फिर लॉकआउट क्यों करना चाहिए, क्योंकि लॉकआउट करने पे ही आपका वेट स्टेबल होता है. फुल रेंज आप कवर करते हो. और आपके हड्डी हमेशा आप कोई भी हेवी वेट या सेमी हेवी वेट लेके भी हम लोग कभी ऐसे खड़े नहीं रहते ना. एवरीथिंग इज लॉक्ड आउट. ऑलवेज लॉकआउट करो पूरा. दैट्स गुड. इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है. हालांकि अगर वजन बहुत हैवी होगा तो ऑटोमेटिकली नीचे जाओ. इतना वो हैवी वजन नहीं है. चलो तो ज़्यादा नीचे से ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ऊपर जाने का भी सवाल ही नहीं ना. नहीं, बाद में खड़ा होने के लिए. नहीं वो हो जाता है. स्टेबिलिटी का कुछ इशू नहीं होता है इसमें. उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है. नाइस. एक और कीजिए. यहाँ पैर का आवाज जितना जोर से आए उतना ज्यादा अच्छा इसका एक्सप्लोसिवनेस है. बस ठीक है. अब कभी थोड़ा हाँ ठीक है. यूनिलैटरल. लैटरली ये मतलब 2 डंबल बोल रहा हूँ मैं, एक साइड. ये 2 डंबल के साथ ही करना है. डंबल ट्रेनिंग जनरली 2 डंबल. अभी विल डू समथिंग नोन एज द बायोलेटरल. अरे वो 2 डंबल के साथ लोअर बॉडी बायोलैटरली है भाई स्टार्टिंग में. अगर सिंगल करता तो क्या होता, अपर बॉडी तेरा यूनिलैटरल होता एक साइड. स्क्वाट अगर स्क्वाट टू ओवरहेड प्रेस करता. अभी अच्छा सवाल आ गया. अगर तू स्क्वाट लिया ठीक है और सिंगल हैंड से स्क्वाट टू ओवरहेड प्रेस किया, बायोलैटरल है कि यूनिलैटरल है बता. अपर बॉडी यूनिलैटरल है, लोअर बॉडी बायोलैटरल है. दोनों पैर जमीन पे. सीख गया बच्चा. दोनों पैर जमीन पे है वो छोड़. दोनों पैर जमीन पे है नहीं है. जो बेस है जो चिपका रहा है वो कॉमन है. अगर तू एक पैर के साथ करता तो लोअर बॉडी का भी यूनिलैटरल. तो अगर तू ऐसे करता तो यूनिलैटरल हो जाता. और लोअर बॉडी में आइसोलेटर करने का तो क्या करेगा, दोनों तरफ दोनों साइड अगर एक ही समय पे काम करवाना और सेपरेट करवाना तो कौन सा मूवमेंट करेगा. दोनों साइड
बायलैटरल का मतलब क्या है, दोनों साइड एक दूसरे पे डिपेंड, अभी ये हमारा होना है, वी विल टेकिंग द थ्योरी। बायलैटरल मतलब क्या, दोनों साइड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ बराबर। यूनिलैटरल का मतलब क्या है, एक समय पे एक साइड काम कर रहा है। हाँ अभी लोअर बॉडी में मेरे को ऐसा मूवमेंट करना है जिसमें दो साइड अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही समय पे, एक दूसरे पे आधारित नहीं, तो कौन सा देगा मूवमेंट? एक दूसरे पे आधारित नहीं है। नहीं है, लेकिन एक समय पे काम कर रहे हैं। यूनिलेटरल करना है या बायलेटरल? आइसोलेटरल करने का। आइसोलेट करना। आइसोलेटरल मतलब क्या, दो डंबल लिया, अलग अलग साइड काम अलग अलग एक ही समय पे काम कर, ये आइसोलेटरल है। ऐसे लोअर बॉडी में कौन सा मूवमेंट देगा फिर? लोअर बॉडी में लेट पुल डाउन। लेट बोल रहे हैं, अपर बॉडी लोअर लोअर बॉडी बॉडी में कौन सा मूवमेंट देगा आइसोलेटरल? लेट बोल रहा तो हमारा बाइलेटरल है। अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में लोअर बॉडी में लंजेस। यूनिलैटरल हो गया वो, सॉर्ट ऑफ। स्क्वाट्स बायलैटरल हो गया। बाइलेटरल है सर। स्क्वाट टू प्रेस हो जाएगा। लेना पड़ेगा लेक्चर फिर से, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम लोग लेंगे वो यूनिलैटरल बायलैटरल। उसके बाद क्या करेगा? ये तो लिया है तुम्हारे ये सब, कौन सा एक्सरसाइज? प्रेस करके दोनों हाथों के बीच में स्नैच थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा स्नैच, थोड़ा सा स्टेप अप लेके लेग प्रेस, लेग प्रेस। आइसोलेटरल बोल रहा है। आइसोलेटरल लेग प्रेस है क्या तुम्हारे पास इधर? नहीं है। वो केएलएम में एकेडमी में कौन सा लेगा? लेते हैं ना सर, वो स्टेप अप लेते हैं, स्टेप बोर्ड लगा के छोटा वाला, वो स्टेप बोर्ड लिए जो पहले नहीं, वो इस पे नहीं टोर्स कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा कर है। एडजस्ट। इधर ही करते हैं ना सर, बीच में ज़्यादा हाइट भी नहीं है उसका। अच्छा, तो हाइट चाहिए ना। है ना उसको ऐसे फेस भी करते हैं ना, स्टूल पे करिए, चलो स्टूल पे करो। पृथ्वी सर रहने दो। ये रहने दे। कौन सा? मैं वेट की बात नहीं है, उधर नहीं है, सिर्फ लेग प्रेस फ्रंट या साइड, कर। फ्रंट करो साइड करो। अभी ये आप सिंगल डंबल के साथ करो, ठीक है? सिंगल सूटकेस, स्टेप अप, सेम साइड ऑपोजिट साइड। नहीं है सर आइसोलेटेड मूवमेंट है ना, लेग प्रेस इधर नहीं किया जाएगा। इधर नहीं, केएलएम में करो सिंगल सूटकेस, स्टेप अप। उधर लेग प्रेस मतलब बेसिकली वो जो अलग अलग रहते हैं, हाँ हाँ बराबर। मोस्टली जो पैड रहता है वो एक बड़ा सा रहता है, तो वो इसमें अलग अलग है। दोनों केबल लगा के दो प्रोग्रेसेस कर सकते हैं। जैसे कि बेंच प्रेस करें डंबल तो वो आइसोलेटेड हो, बाहर से करेंगे बायोमेट्रिक हो जाए। बायोमेट्रिक नहीं, बायोलैटरल। बायोमेट्रिक। बराबर बराबर बराबर। और अगर ऐसे करेगा डंबल तो आइसोलेटेड यूनिट। चलो, करिए फ्रंट। अब ये हो गया ऑपोजिट साइड। सेंटर अब इसमें क्या हो रहा है, ये वजन आइडियली इसको इधर खींच रहा है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो लाइट है। रिकॉर्डिंग चल यहाँ पे ऑब्लिक्स स्टार्ट कर, पूरा हेवी ले लेते ये उसने लेग्स किया चालू चालू है। है। तो जल्दी हो आइडियली क्या होना चाहिए कि वजन ग्रेविटी के साथ इसको इधर खींचना चाहिए, वो नहीं खींचे क्योंकि अभी हमको लग नहीं रहा है कि ये जो मसल होते हैं ना इधर साइड की, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करके होते हैं, टॉर्सो को स्टेबल करते हैं। उसके साथ साथ इसका जो लोड बेरिंग लेग है, अगर एक बार इसने ये पैर ऊपर कर लिया तो आइडियली इसका बॉडी ना इधर गिरना चाहिए। देखो क्या है ना, नेचुरली अगर मैंने ये पैर ऊपर करा तो मेरा बॉडी गिरना चाहिए था, वो गिरता नहीं क्योंकि ये जो है वो फायर करके कॉन्टैक्ट। पेल्विस को स्टेबल करता है। कॉन्टैक्ट बराबर है, कॉन्टैक्ट टू द ग्राउंड बराबर है ना, उसका ग्राउंड के साथ जो कॉन्टैक्ट है वजन जो खींचेगा। चलो ये अनसेफ नहीं है भाई, मेंबर को ये मत दे, उस पर दे। हाँ अभी हम हाइट कितना होना चाहिए? आइडियली पैरेलल, या फिर अच्छा क्या होगा ज़्यादा, अगर ये हिप जॉइंट नी जॉइंट से स्लाइटली नीचे ज़्यादा बेटर, उसको ऊपर मत, वो मत चल, मतलब ये नी जॉइंट और हिप जॉइंट जो है, तो हिप को एटलीस्ट नी के साथ रखो, या अच्छा क्या होगा थोड़ा सा नीचे रखो। ओके। ये हो गया ऑपोजिट साइड। अब सेम साइड कर भाई। सनसाइड ये नजर हाँ मतलब, लेकिन हाथ रेफरेंस है ना तेरा, सेम साइड में वजन उधर, तो सेम साइड में वो साइड को ज़्यादा चैलेंज मिलेगा क्योंकि वो वजन इस तरफ।
बस अभी हाथ चेंज, एक्चुअली हाथ अलग अलग रेफरेंस होना चाहिए। एक हाथ से राइट लेफ्ट करो, रेस्ट लो, दूसरे हाथ से राइट लेफ्ट करो, रेस्ट लो। अब इस पे पूरा लॉकआउट करना भाई, नहीं क्या नहीं पूरा लोगों को नहीं पर वो पहले रख रहा है पैर, उसका पूरा लॉकआउट करो, उसको लॉक, हाँ उसके बाद नीचे लॉक, बस। अब ये जो स्टेप है ये आप नहीं बोल सकते प्योरली यूनिलैटरल, क्योंकि आप थोड़ा सा थ्रस्ट नीचे से लोगे और वो लेना भी चाहिए, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म इतना चाहिए पॉसिबल। तो इनिशियली जो है, इनिशियली बायलैटरल, तो उसके बाद यूनिलैटरल, बस। तो पार्शियली यूनिलैटरल, पार्शियली भी नहीं, मोर ऑफ यूनिलैटरल ऑब्वियसली, बिकॉज आपका थ्रस्ट इतना ही होता है, बाकी सब लॉकआउट इसी पैर से होता है, लेकिन फंक्शनली देखा जाए तो पीछे का पैर थोड़ा सा इस्तेमाल होगा इसमें। चलो आप करो सर ये उनके लिए ठीक है, स्लाइटली नीचे दिख रहा है तो ये मतलब टॉलरेबल। चलिए अभी अब ये ऑपोजिट साइड कीजिए, ये डंबल चेंज कर, डंबल उधर रहेगा, इसी तरह लॉक, वेरी गुड। अब अगर इसको ज्यादा अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आते समय ना स्लाइटली इसेंट्रिक कंट्रोल कीजिए, स्लाइटली बेंड कीजिए, लाइटली आने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेटर है। तो ऊपर जाइए फास्ट फास्ट, अभी नीचे आते समय बेंड होके स्लाइटली स्लो जाइए, नहीं टॉर्सो आपका ये हो, तो इसेंट्रिक में आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल दे सकते हो। चलो जाओ ऊपर, दूसरा लेग चेंज अभी सेम साइड में, अभी जाइए ऊपर फास्ट, नीचे आते समय बेंड हो जाइए, बेंड 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 बेंड, हाँ ये थोड़ा सा आप रेस्ट करके दूसरा हाथ लेगा, क्या क्या एक्सरसाइज में डालेगा आप? नीचे का ना ये नीचे का, और ही